Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 31st May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about rising price of edible oils, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially from the sub segment agriculture point of view. तो देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है. तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ आर्टिकल, रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जिसके हिसाब से बताया गया है कि जो 6 एडिबल ऑयल्स मतलब खाना बनाने वाले तेल हमारे देश में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब के दाम कम से कम 20% बढ़े हैं. कुछ के तो दाम 56% तक बढ़े हैं इस साल मई 2021 में विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस इन मई 2020, यानी कि लास्ट ईयर मई महीने में जो इनके दाम थे उससे लगभग 20% से लेकर के 56% तक चीज़ों के दाम बढ़े हैं. फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट ऑयल की अगर बात की जाए तो इसका दाम लगभग 20% बढ़ गया है पिछले साल की तुलना में. मस्टर्ड ऑयल की बात की जाए तो 44%, वनस्पति 45%. ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है कि कितना बढ़ा है, लेकिन हाँ इतना आपको ध्यान में रखना है कि चीज़ों के दाम, जो एडिबल ऑयल्स के दाम हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं पिछले साल की तुलना में. एंड इनफैक्ट इट इज़ जो परसेंटेज इंक्रीज़ है दैट इज़ 11 ईयर हाई. पिछले 11 सालों में इतना परसेंटेज इंक्रीज़ एडिबल ऑयल्स में नहीं आया था. तो अब ज़रा समझते हैं कि क्यों इन एडिबल ऑयल्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं. वाई द प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स आर गोइंग अप. इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों इनके दाम ऊपर जा रहे हैं, पहले थोड़ा सा हम इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डाटा को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है. अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जाए तो जो इंडिया का नेट एक्सपोर्ट है दैट इज़ हाइयर दैन नेट इंपोर्ट एग्रीकल्चर फील्ड में. तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया हैज़ ए सरप्लस इन एग्रीकल्चरल ट्रेड्स. जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं उससे हमारी कमाई ज़्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू जो हम खरीदते हैं. फॉर एग्जांपल 2019-20 की बात की जाए तो लगभग 2,27,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया है, 1,40,000 करोड़ का इंपोर्ट किया, तो लगभग कमाई लगभग 87,000 करोड़ की है. वैसे ही 2020-21 की बात की जाए तो 2,70,000 करोड़ हमने एक्सपोर्ट किया है, जबकि 1,43,000 करोड़ हमने इंपोर्ट किया. ये पूरा फिगर्स याद नहीं करना है, बट याद रखना है कि इंडिया हैज ए ट्रेड सरप्लस इन एग्रीकल्चरल फील्ड. अगर ओवरऑल आप देखें, ग्राफ देखें, तो पिछले 15 सालों में हमारा जो एक्सपोर्ट है इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7 टाइम्स. एक्सपोर्ट जो है वो हर वक्त पिछले 15 सालों में एक्सपोर्ट हमेशा ही ज़्यादा रहा है. पहली बात तो ये ध्यान देने की है कि एक्सपोर्ट हमेशा ही ज़्यादा रहा है पिछले 15 सालों में, और एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7 टाइम्स इन लास्ट 15 ईयर्स, जबकि इंपोर्ट हमेशा ही कम रहा एक्सपोर्ट से, और पिछले 15 सालों में इंपोर्ट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स. लेकिन इंपोर्ट अभी भी एक्सपोर्ट से कम है, यानी कि पिछले 15 सालों से एग्रीकल्चर में इंडिया का ट्रेड सरप्लस है. उसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही 7 to 8 टाइम्स बढ़े हैं. लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर पिछले 15 सालों की बात की जाए या पिछले 10 सालों की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुए हैं. कुछ साल ऐसे भी हुए हैं जब हमारा एक्सपोर्ट भी नीचे गया है और इंपोर्ट भी नीचे गया है. आप सबको जानना चाहिए कि यूपीएससी इस तरह के ट्रेंड बेस्ड सवाल बहुत पूछता है. तो दे माइट गिव यू ए स्टेटमेंट लाइक दिस कि इन लास्ट 10 ईयर्स इंडियाज एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज्ड स्टीडली or consistently. That statement would be wrong. Similarly, in last 10 years, India's agricultural import has increased steadily. That would be also wrong. क्योंकि बढ़ा है लेकिन बीच बीच में कुछ साल में घटा भी है. So this is basic figures regarding India's agricultural trade. अगर अब पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की बात की जाए कि कौन कौन से कमोडिटीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो मरीन प्रोडक्ट्स हैं, मछलियाँ, श्रिम्प्स, ये सबसे ज़्यादा हमारे देश से एक्सपोर्ट होती हैं सबसे ऊपर. उसके बाद राइस, तो राइस अदर दैन बासमती. उसके अलावा तीसरे नंबर पे है बासमती राइस, स्पाइसेस, बुफेलो मीट, शुगर. ये सारी चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करता है. दीज आर द टॉप 5 एक्सपोर्ट्स, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया.
जबकि अगर टॉप 5 एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स की बात की जाए तो सबसे ऊपर है वेजिटेबल ऑयल्स। जो अलग अलग तरह के वेजिटेबल ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, सनफ्लावर हो या ग्राउंडनट ऑयल हो, ये सब टॉप में है एज फार एज आवर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स आर कंसर्न। फिर फ्रूट्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ये सब इंपोर्ट लिस्ट में आते हैं। तो मुद्दा ये है या ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादातर ये रिक्वायरमेंट इंपोर्ट से मीट होता है। अब करंट इशू पे आ जाते हैं कि एग्रीकल्चरल इंपोर्ट तो है हमारा, वो एडिबल ऑयल का है, और एडिबल ऑयल के दाम 20% से लेकर के 56% तक इंक्रीज हुए हैं। और वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इंडिया हेविली डिपेंड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। इनफैक्ट हमारा 56% तक जो भी हम एडिबल ऑयल हमारे देश में इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट करके ही आता है। और हुआ ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेस एडिबल ऑयल्स के इंक्रीज हुए हैं क्योंकि जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो गया है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक। जो ओवरऑल चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन है वो हर जगह रुक गया है। इस कारण से ये जो एडिबल ऑयल्स हैं हमारे देश में पहुंच नहीं पा रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में, और जब वो देश में पहुंच नहीं पा रहे हैं तो इस कारण से एक तरह की स्कैरसिटी क्रिएट हो गई है ऑफ दीज एडिबल ऑयल्स, लीडिंग टू राइज इन प्राइस ऑफ दीज एडिबल ऑयल्स। तो यही कारण है, हमारे देश में बनता नहीं है, ज़्यादातर बाहर से आता है, और कोविड-19 के कारण बाहर से आने में अभी रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं और इस कारण से देश में एडिबल ऑयल्स के दाम बढ़ गए हैं। अगर कहाँ से एडिबल ऑयल्स कौन कौन से आते हैं उसको देखा जाए बेसिक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको जानना चाहिए कि जो सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन एडिबल ऑयल है, इट मोस्टली कम्स फ्रॉम ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना। उसके अलावा जो सनफ्लावर एडिबल ऑयल है दैट कम्स फ्रॉम यूक्रेन। याद रखना थोड़ा बहुत सनफ्लावर अर्जेंटीना से भी आता है कि मोस्टली सनफ्लावर कम्स फ्रॉम यूक्रेन। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाम ऑयल। पाम ऑयल कम्स फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया टू इंडिया। तो ये सब सोर्सेज जहाँ से हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे ऑलरेडी यूपीएससी 2019 में प्रीलिम्स में एक सवाल पूछ चुकी है, तो इस टॉपिक के बेसिस पे आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Rwandan genocide, and this topic is important from our syllabus paper 2 world history point of view. तो समझते हैं रवांडा के बारे में, पहले समझते हैं। देखिए रवांडा एक अफ्रीकन कंट्री है। इट इज़ इन सेंट्रल अफ्रीका एंड इट इज़ ए लैंड लॉक्ड कंट्री। एक तरफ इसके युगांडा है, फिर थोड़े दूर पे लेक विक्टोरिया है, फिर एक तरफ तंजानिया है, फिर बुरुंदी, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और यहाँ पे रवांडा की कैपिटल सिटी है किगाली। अब अगर रवांडा की डेमोग्राफी की बात की जाए, तो यहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, दो ट्राइब के लोग रहते हैं। हुतूज, यहाँ देखिए हुतूज मेजॉरिटी में है। इनफैक्ट हुतूज की पॉपुलेशन 84% है। दूसरे हैं तुत्सीज आर माइनॉरिटीज और उनकी पॉपुलेशन लगभग 15% के आसपास है टोटल। एक तरह के और लोग रहते हैं वो लोग जिनकी पॉपुलेशन नेग्लिजिबल है 1% के आसपास। तो मेनली दो हैं, हुतूज जो मेजॉरिटी में है 84%, तुत्सीज जो 15% के आसपास हैं। दोनों का अगर बात की जाए तो लैंग्वेज सेम ही है, लगभग मिक्स तरीके से रहते हैं। ऐसा नहीं कि हुतूज का एरिया रहने का अलग और तुत्सीज का अलग, लेकिन हाँ दोनों के अपीयरेंसेस में थोड़ा अंतर है। तुत्सीज थोड़े लंबे होते हैं और स्लाइटली फेयरर होते हैं, लाइटर स्किन के होते हैं। हुतूज आर स्लाइटली शॉर्टर, दे आर स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप, ये पतले होते हैं। तुत्सीज थोड़े पतले होते हैं, हुतूज हैव स्ट्रॉन्ग बिल्ट अप एंड हैविंग डार्कर स्किन एज कंपेयर टू तुत्सीज। अब ये हो गई उनकी डेमोग्राफी। अब जरा समझते हैं रवांडन जीनोसाइड के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टर्म जीनोसाइड। साइड मतलब तो होता है मर्डर, जैसे सुसाइड मतलब तो सेल्फ मर्डर, खुद आत्महत्या। जीनोसाइड मतलब इट इज़ कमिंग फ्रॉम टू टर्म्स, जीन साइड मतलब एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जीन्स को ही ख़त्म कर देना, मतलब उनके नामो निशान को मिटाने का अगर कोशिश किया जाए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का, तो उसको कहा जाता है जीनोसाइड, कि उनके जीन्स को ही ख़त्म कर देंगे। वैसे ऐसा कोई चीज़ होता नहीं है कि कम्युनिटी का जीन्स अलग हो। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला है कि 99% जो ह्यूमंस के जीन्स हैं वो कॉमन ही हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ किस ट्राइब से, किस क्लैन से हम बिलोंग करते हैं या किस रेस से हम बिलोंग करते हैं। बट फिर भी जीनोसाइड ये जो टर्म है ये कहता है, इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना सिस्टमेटिक तरीके से, कि उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। और इसी तरह का जीनोसाइड हुआ
रवांडा के अंदर, जहाँ पे जो तुत्सी कम्युनिटी के लोग हैं इनको पूरी तरह से ख़त्म करने का, मतलब इनका नामो निशान मिटा देने का एक मसाकर प्लान चलाया हुतू मेजॉरिटी ने। तो उसमें लगभग 8 लाख रवांडन तुत्सीस मारे गए थे इन अ पीरियड ऑफ 100 डेज। 1994 की बात है, 7 अप्रैल से ये शुरू हुआ ये मसाकर, नरसंहार, और ये लगभग जुलाई तक चला, 14 जुलाई तक चला, और 100 दिनों में लगभग 8 लाख तुत्सीस मारे गए थे। तो अब जरा समझते हैं कि ये रवांडन जीनोसाइड हुआ क्यों, इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। व्हाट कॉज्ड दिस रवांडन जीनोसाइड? तो देखिए, ओरिजिनली रवांडा जर्मनी का कॉलोनी था बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में हार के बाद ये जो रवांडा एरिया है दैट वाज ट्रांसफर्ड टू बेल्जियम। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार के बाद ये जो एरिया है रवांडा एरिया, इसको बेल्जियम को दे दिया गया, और बेल्जियम ने जब यहाँ पे रूल करना शुरू किया, इसको अपनी कॉलोनी बनाई, तो बेल्जियम ने तुत्सी लोगों को फेवर करना शुरू किया ओवर हुतूज, फॉलोइंग देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में उन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिफरेंसेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया था, और 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आए मुस्लिम्स के लिए, जिसमें उनको उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेज आ जाए और आपस में लड़ते रहें, और इससे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो पावरफुल बनी रहे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे बेल्जियम सरकार ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए तुत्सीज को फेवर करना शुरू किया, जैसे हमारे देश में मुस्लिम्स को फेवर किया था अगेंस्ट हुतूस, और तुत्सीज को फेवर किया अगेंस्ट हुतूस, और इस कारण से जो कम्युनल रिफ्ट है इनके देश में बढ़ने लगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में कम्युनल रिफ्ट बढ़ने लगे, और ये धीरे धीरे कम्युनल रिफ्ट इतना वाइड होने लगा, डिफरेंसेज इतने वाइड होने लगे कि 1959 में एक रिवॉल्यूशन शुरू किया हुतूज ने। जो मेजॉरिटी हैं दे स्टार्टेड ए रिवॉल्यूशन नोन बाय द नेम हुतू रिवॉल्यूशन। उसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ, मारपीट हुई हुतूज और तुत्सीज के बीच में, एंड दैट फोर्स्ड अबाउट 3,36,000 तुत्सीज टू लीव देयर कंट्री। तो वैसे ही माइनॉरिटी में थे तुत्सीज, और ये हुतू रिवॉल्यूशन के बाद तुत्सीज को अपना देश छोड़ना पड़ा। आपके मन में सवाल आएगा कि सर जब बेल्जियम सरकार तुत्सीज को सपोर्ट कर रही थी तो फिर तुत्सीज को अपना देश क्यों छोड़ना पड़ा? तो ध्यान से समझिए कि इस टाइम तक लगभग बेल्जियम का कंट्रोल ख़त्म हो गया था, अब रवांडा आज़ाद होने वाला था। तो इस टाइम में हुतू रिवॉल्यूशन आया और हुतूज मेजॉरिटी में थे, और हुतूज के मेजॉरिटी प्रेशर के कारण तुत्सीज लगभग 3,36,000 तुत्सीज उनको अपना जगह छोड़ करके उनको पड़ोसी देश युगांडा में जाकर के सेटल होना पड़ा। यानी कि बहुत सारे तुत्सीज युगांडा में जाकर के सेटल हो गए, और उसके कुछ ही दिनों बाद रवांडा इंडिपेंडेंट भी हो गया इन 1962। लेकिन ये जो तुत्सीज युगांडा में जाकर के सेटल हुए थे, अपने लैंड को छोड़ करके युगांडा में जाकर के ये तुत्सीज सेटल हुए थे, इनका जो नेक्स्ट जनरेशन हुआ, यंग जनरेशन, उसको कहीं ना कहीं उसके मन में एक गुस्सा था कि हमें अपने देश से निकाल दिया गया है, हमें हमारी ज़मीन से निकाल दिया गया है, और इस कारण से उन्होंने एक फाइटिंग ग्रुप बनाया, एक आप समझिए कि मिलिटेंट ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा उन्होंने RPF, रवांडन पैट्रियोटिक फोर्स। तो सरल सी बात है, अभी तक कहानी काफ़ी सिंपल है कि हुतूज मेजॉरिटी में है, तुत्सीज माइनॉरिटी में है। तुत्सीज को फेवर किया बेल्जियम सरकार ने, इस कारण से हुतूज के मन में तुत्सीज के खिलाफ नफरत थी। जब बेल्जियम सरकार धीरे धीरे जाने लगी तो हुतूज रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें तुत्सीज को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। लेकिन तुत्सीज को भी गुस्सा आया कि हमें हमारे देश से निकाल दिया गया, तो उन्होंने बना दिया एक फाइटिंग मिलिशिया ग्रुप RPF, रवांडन पैट्रियोटिक फोर्स। और फिर ये मिलिशिया ग्रुप 1992 में इसने रवांडा के ऊपर अटैक किया फ्रॉम युगांडा। तो ये मिलिशिया ग्रुप इसने यहाँ पे ट्रेनिंग की, अपने आप को स्टैब्लिश किया और अपने आप को प्रॉपर तरीके से डेवलप किया, और 1992 में तुत्सीज रेबल्स ने इन्वेड कर दिया रवांडा को फ्रॉम युगांडा। कुछ दिनों तक लड़ाई चली, लेकिन फिर सीज फायर एग्रीमेंट साइन हो गया बिटवीन दीज तुत्सी रेबल एंड रवांडा गवर्नमेंट, और एक बेसिक ट्रांजिशन गवर्नमेंट बना दी गई। दोनों को मिला करके एक ट्रांजिशन गवर्नमेंट, आप समझिए कि इंटरमीडिएट या टेम्प्रोरी गवर्नमेंट बना दी गई फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन फिर 1994 में क्या हुआ? तब तक तो थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट शुरू हो ही गए थे हुतू और तुत्सीज में, लेकिन फिर 1994 में क्या हुआ कि जो उस टाइम के रवांडा के प्रेसिडेंट थे, एंड ही वाज ए हुतू पर्सन, हुतू ट्राइब को बिलोंग करने वाले प्रेसिडेंट थे। जो सरकार थी वो हुतू ट्राइब
को रिप्रेजेंट करती थी ज़्यादातर। तो हुती प्रेसिडेंट थे, ही वाज शॉट डेड। और इसके बाद फिर सिविल वॉर शुरू हो गया रवांडा के अंदर, और हुतूस जो मेजॉरिटी में थे, तुत्सी जो माइनॉरिटी में थे, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और इसके बाद हुआ क्या, जो हुतूज मेजॉरिटी में थे, आफ्टर असैसिनेशन ऑफ देयर प्रेसिडेंट दे गॉट एक्सट्रीमली एंग्री, और उनके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, और मूवमेंट था प्योर हुतू स्टेट। ये प्योर हुतू स्टेट ही कह रहा है कि अब हम तुत्सीज का नामो निशान मिटा देंगे और हम रवांडा को पूरी तरह से प्योर हुतू स्टेट बनाएंगे और तुत्सीज का नामो निशान मिटा देंगे। एंड दिस लेड टू बिगिनिंग ऑफ जीनोसाइड। तो हुतू मेजॉरिटी ने अब शुरू किया अगेंस्ट तुत्सीज माइनॉरिटी जीनोसाइड। तो ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझिए, जो यहाँ रवांडा में मेजॉरिटी में है हुतूस, माइनॉरिटी में है तुत्सीज, इनके कुछ तुत्सीज बाहर चले गए और वहाँ से उन्होंने आरपीएफ बना लिया और वो फिर लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे तुत्सीज रह भी गए थे, बेचारे इनोसेंट सिविलियंस। और ये जब सिविल वॉर शुरू हुआ तो ये मेजॉरिटी हुतूज ने इन इनोसेंट सिविलियंस को मारना शुरू किया। आरपीएफ से नहीं लड़ रहे हैं, आरपीएफ तो पावरफुल है, आरपीएफ तो युगांडा में अपने आप को ट्रेन कर रही है, धीरे धीरे वो इस एरिया में घुस रही है, आरपीएफ से नहीं लड़ रहे हैं। तुत्सी जो बेचारे सिविलियंस थे उनको सिस्टमेटिकली इन्होंने मारना शुरू किया। इसको कहते हैं एथनिक क्लिंजिंग या जीनोसाइड। और लगभग 100 दिनों में 8 लाख तुत्सीज को, जो बेचारे सिविलियन तुत्सीज वहाँ रह रहे थे, उनको मार दिया इन्होंने। जगह जगह पे लाशों के ढेर लगा दिए। एक मूवी भी है होटल रवांडा, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें दिखाया है कि किस तरीके से, कितना ब्रूटल ये मसाकर था। फिर हुआ क्या, कैसे ये वॉर ख़त्म हुआ। तो ये जो आरपीएफ है, ये तो तुत्सीज की पार्टी है या तुत्सी का फाइटर ग्रुप है। ये यहाँ से युगांडा से, फिर युगांडन सरकार की मदद से, जब इसको पता चला कि तुत्सी लोगों को बुरी तरह से मारा जा रहा है, तो ये आरपीएफ ने इंटर करना शुरू किया रवांडा के अंदर। और आरपीएफ भले पॉपुलेशन कम थी, लेकिन उन्हें अच्छी ट्रेनिंग की थी, अपने आप को सही डेवलप किया था। और आरपीएफ स्टार्टेड टू इंटर विथ हेल्प ऑफ युगांडन आर्मी इनटू द टेरिटरी ऑफ रवांडा। और धीरे धीरे आरपीएफ फाइट करते 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 बाई जुलाई, मिड जुलाई, आरपीएफ कैप्चर्ड द कैपिटल सिटी ऑफ रवांडा। तो इस तरीके से आरपीएफ वापस से उसने रवांडा को कैप्चर कर लिया। मतलब तुत्सीज की जो फाइटिंग ग्रुप थी उसने रवांडा को कैप्चर कर लिया। देखिए ये जो मास मर्डर शुरू हुआ था, ये जीनोसाइड शुरू हुआ था 6 अप्रैल को शुरू हुआ था और मिड जुलाई तक चला। तो जब अप्रैल में ये मसाकर शुरू हुआ, जीनोसाइड शुरू हुआ, तो ये आरपीएफ वाले शहर से, या आप कहिए रवांडा से बाहर में थे, युगांडा में थे। और जब ये युगांडा में घुसने की कोशिश किए तो इनको रवांडा की जो आर्मी थी हेडेड बाय हुतूस, उन्होंने काफ़ी दिन तक काउंटर किया। तो वो जो 100 दिन का टाइम लग गया इस आरपीएफ को अंदर तक पहुंचने में, उस 100 दिनों में 8 लाख तुत्सीज मारे गए। लेकिन ये आरपीएफ फाइनली किगाली शहर, कैपिटल सिटी तक पहुंच गया और इसने कैप्चर कर लिया रवांडा को। और फिर हुआ क्या कि जो हुतूज लोग हैं ये अपना देश छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि इनको पता था कि अब कई सारे तुत्सीज मारे गए हैं और अब आरपीएफ ने कैप्चर कर लिया है किगाली को। तो अब आरपीएफ हो सकता है कि वही जीनोसाइड, एथनिक क्लिंजिंग हमारे खिलाफ करे। तो मोर देन एक तरफ आरपीएफ घुस रही है किगाली में, कैप्चर कर रही है कैपिटल सिटी को, दूसरे तरफ ये हुतूज लोग अपना देश छोड़ करके आसपास के पड़ोसी मुल्क में जा करके सेटल हो गए, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उस टाइम इसको जायरे कहा जाता था, बाद में ये डीआरसी बन गया। उसके अलावा आसपास के पड़ोसी देश जैसे कि तंजानिया, बुरुंदी में जाकर के लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा हुतूज जा करके सेटल हो गए। और यहाँ पे RPF, that was Tutsis militant group that came to power in Rwanda. So the point is कि by July 1994 RPF entered into the capital city, that is Kigali, and majority of the Hutus fled the country. They left their country and settled in the neighboring areas. अब इसमें करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो करंट न्यूज़ ये कहता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने माफ़ी मांगी है फॉर रवांडन जीनोसाइड। तो अब ज़रा समझते हैं कि आखिर फ्रांस का क्या रिलेशन है, व्हाट इज़ फ्रेंच कनेक्शन विथ रवांडन जीनोसाइड। तो आपको एक बात समझनी होगी कि बेल्जियम सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन थे, और इसी कारण से 1962 के बाद जब बेल्जियम सरकार वापस आ गई, आज़ाद हो गया रवांडा, तो उसके बाद फ्रांस ने काफ़ी क्लोज डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन किए हुतू डोमिनेटेड गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि 1962 में जब आज़ाद हो गया रवांडा तो उसके बाद वहाँ पे हुतूज मेजॉरिटी में थे, तो हुतूज ने अपनी सरकार बनाई
और उसके साथ बहुत अच्छे संबंध थे फ्रांस के। जो हुतूज के लीडर्स थे उनके साथ फ्रेंच के जो पॉलिटिकल लीडर थे, फ्रेंच पॉलिटिकल लीडर्स, उनके बहुत अच्छे संबंध थे। और यही कारण से 1994 में जब सिविल वॉर स्टार्ट हुआ रवांडा में, तो फ्रांस ने खूब सपोर्ट किया हुतूज को। और ये जो जीनोसाइड हो रहा था उस टाइम में फ्रांस ने हुतूज को सपोर्ट किया फॉर द जीनोसाइड। और फ्रांस ने जब अंत में देखा कि अब तो हुतूज हार रहे हैं, आरपीएफ अंदर घुस रही है, तब फ्रांस ने जाकर के आर्मी भेजी। तो माना यह जाता है कि फ्रांस ने कई सारे हुतूज लोगों को, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं, जीनोसाइड किया है, वॉर क्राइम किया है, उनको बचाने का काम किया है। क्योंकि अंत में जब इसने देखा करे अब तो गेम हाथ से निकल जाएगा, अब तो तुत्सीज आ जाएंगे, तो इन्होंने अपने हुतूज फ्रेंड्स को बचाने के लिए फ्रेंच आर्मी भेजी इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग पीस। लेकिन एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, जो इनके हुतूज दोस्त लोग थे उनको बचा करके ले आए, अपने देश में शेल्टर दिया, असाइलम दिया। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन भी डिले कराया फ्रांस ने। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स भेजने की बात चल रही थी इन रवांडा, लेकिन फ्रांस को वहाँ पे आपको पता है परमानेंट सीट है, यानी कि वीटो पावर है, और इसी का इस्तेमाल करके फ्रांस ने काफ़ी दिन तक इस प्रोसेस को डिले कराया। फ्रांस देख रहा था जब तक जीनोसाइड चल रहा था अगेंस्ट तुत्सीज, तब तक फ्रांस ने कुछ होने ही नहीं दिया। तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि 8 लाख जो तुत्सीज मरे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं फ्रांस का हाथ है। अगर उसने स्टार्टिंग में ही वर्ल्ड कम्युनिटीज़ को अलाउ किया होता, यूएन पीस कीपिंग फोर्स को अलाउ किया होता, तो 100 दिन तक ये जीनोसाइड नहीं चलता और उस केस में इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। और यही है करंट न्यूज़ कि अब इमैनुअल मैक्रोन ने इस इंसिडेंट के लिए फिर रवांडा से माफ़ी मांगी है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज सेड दैट ही रिकॉग्नाइज्ड हिज कंट्रीज रोल इन रवांडन जीनोसाइड एंड ही होप्ड फॉर फॉरगिवनेस। अब जरा ये भी समझते हैं कि जो 8 लाख लोग मारे गए, तो क्या किसी को सज़ा भी हुई, कोई जस्टिस किसी को मिला भी या नहीं? तो देखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो मेनली इन तरह के केसेस को टैकल करता है, जैसे जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यही तो 3 मेन काम है आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के। इसमें ये रवांडन जीनोसाइड का केस नहीं लिया जा सका बिकॉज आईसीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002, जबकि रवांडन जीनोसाइड इससे काफ़ी पहले हो चुका था। लेकिन रवांडन जीनोसाइड में जो मरे हुए लोग थे उनको जस्टिस दिलाने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जरूर बनाया था, जिसका हेड ऑफिस तंजानिया में बनाया गया। इसमें बहुत कम लोगों को, सिर्फ 93 लोगों को सज़ा हुई, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वॉलेटर्स बच गए। तो मुद्दा यह है कि 8 लाख लोग मारे गए, बस 93 लोगों को सज़ा हुई, तो पूरी तरह से जस्टिस भी लोगों को मिल नहीं पाया। अब इसका हम अपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे? देखिए, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जा सकता है रिगार्डिंग रवांडन जीनोसाइड, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में तो डायरेक्ट आ जाएगा। यूपीएससी में, एपीएससी में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है नहीं। यही तो एक अंतर है, आई होप आप सारे एस्पिरेंट्स को पता होगा। यूपीएससी और एपीएससी में एक मेजर अंतर यही है, जो कॉमन सिलेबस है उसमें, कि एपीएससी के सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो यूपीएससी में रवांडन जीनोसाइड से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। उसके अलावा इंडियन हिस्ट्री तो दोनों में ही कॉमन है, एपीएससी और यूपीएससी में। इंडियन हिस्ट्री में भी आप एक सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं कि कैसे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के कारण एथनिक कन्फ्लिक्ट्स बढ़े हैं कॉलोनियल कंट्रीज़ में, और जिस कारण से सोशल डिसहार्मनी आज तक कंटिन्यू हो रही है उन देशों में। आप रवांडन जीनोसाइड को कंपेयर कर सकते हैं विथ मास मैसाकर दैट हैपेंड इन इंडिया ड्यूरिंग 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस। वहाँ तो 100 दिनों में 8 लाख लोग मारे गए थे। यहाँ हमारे देश में 7 दिनों में 6 लाख लोग मारे गए थे। और इन दोनों में कॉमन क्या है? जो दोनों देशों के जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, जिस कारण से इन देशों में कम्युनल हैट्रेडनेस बढ़ गया बिटवीन 2 मेजर कम्युनिटी एंड दैट लेड टू कन्फ्लिक्ट। और ये दोनों ही देश आज तक ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कम्युनल डिसहार्मनी। और इनफैक्ट ये बस इंडिया और रवांडा की बात नहीं है, जहाँ भी इन कॉलोनियल लीडर्स ने, कॉलोनियल मास्टर्स ने, यूरोपियन कंट्रीज ने रूल किया, दे फॉलोड दिस पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम और ऑफ सोशल डिसहार्मनी इन दीज कंट्रीज टिल डे। इसी को कहते हैं इनसिक्योरिटी डायलेमा। ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, दे हैव सिक्योरिटी डायलेमा, थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन हमारे देशों में जो कॉलोनियल कंट्रीज थे, जिनकी कॉलोनियल हिस्ट्री है, उनको बाहर से तो थ्रेट है ही, पाकिस्तान से तो खतरा है ही, देश के अंदर से भी खतरा है, इनसिक्योरिटी डायलेमा।
इनसिक्योरिटी तो अंदर से आती है ना, कि हमारे देश में कम्युनल डिसहार्मनी के कारण इनसिक्योरिटी डायलेमा, और इनसिक्योरिटी डायलेमा के पीछे रीज़न है ये कॉलोनियल हिस्ट्री। तो कभी ऐसे आ जाए या कभी इंडियन हिस्ट्री में सवाल आ जाए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे, तो रवांडन जीनोसाइड का भी जिक्र कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए, कि कैसे पूरे दुनिया भर में इन्होंने इस तरह की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से फिर कम्युनल डिसहार्मनी फैलाई है। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about water bear and squids being sent to space, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में तो मैं पहले भी आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। ये एक हैबिटेबल सैटेलाइट है। हैबिटेबल सैटेलाइट मतलब यहाँ पे लोग रह सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, जिसकी हाइट लगभग 400 किलोमीटर है, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। इसको दुनिया की 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर के बनाया है। नासा ऑफ यूएस, रॉसकॉस्मोस ऑफ रसिया, जैक्सा ऑफ जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोप एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी ऑफ कनाडा। और यहाँ इसको 1998 में ऑपरेशनल कर दिया गया था। अब इसको शायद से हटा भी दिया जाएगा और इसको रिप्लेस किया जाएगा, काफ़ी पुराना हो रहा है। ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें एक बार में कम से कम 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जो यहाँ पे पूरे दुनिया भर, यहाँ से रह कर के पूरे दुनिया भर के डाटा कलेक्ट करते हैं, कॉस्मिक डाटा कलेक्ट करते हैं, उस पर रिसर्च किया जाता है। और इनको यहाँ धरती से जब लाना होता है तो धरती से एक स्पेस शटल इस तरह का भेजा जाता है, जो इन एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ से वापस धरती पे ले आता है। ये जो ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, ये हार्डली 5-6 महीने रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते। इनफैक्ट 3 महीने में ही वापस आ जाते हैं। तो ज़रा समझते हैं कि क्यों आखिर एस्ट्रोनॉट्स डू नॉट स्टे इन स्पेस फॉर लॉन्ग पीरियड। 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा आखिर ये क्यों नहीं रुकते? तो उसके पीछे कारण है निगेटिव इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स इन स्पेस। 2 मेन कारण है स्पेस में जिस कारण से उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो लंबे समय तक रुके तो। पहला है माइक्रो ग्रेविटी और दूसरा है सोलर रेडिएशन। तो पहले माइक्रो ग्रेविटी को समझते हैं कि क्या है ये। माइक्रो ग्रेविटी आप नाम से ही जैसा समझ सकते हैं, नेग्लिजिबल ग्रेविटी। तो स्पेस में जाते के साथ ही होता क्या कि ग्रेविटी लगभग नेग्लिजिबल हो जाती है, उसी को कहते हैं माइक्रो ग्रेविटी। अभी हम अर्थ के नज़दीक हैं, इसीलिए तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमें ग्रेविटी फील होती है। लेकिन अर्थ से आप दूर चले गए, बाकी सारी बॉडीज से दूर चले गए, जो सेलेसियल बॉडीज़ हैं, मून, सन, हर चीज़ से दूर चले गए, तो ग्रेविटी आपको फील कहाँ से होगी? स्पेस में ग्रेविटी फील नहीं होती। जब ग्रेविटी फील नहीं होती तो लोग इस तरह से हवा में ऐसे उड़ते रहते हैं। ग्रेविटी है ही नहीं, लगभग नेग्लिजिबल है, इसको धक्का मारा तो सब हवा में मज़े में है अभी तक। तो स्पेस में रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है इन लोगों को, ठीक है। लेकिन इस चक्कर में होता क्या है कि 3-4 महीने जब लोग स्पेस में रह लेते हैं तो इनके मसल को तो कोई काम करना पड़ता नहीं है, टांगों को चलना नहीं पड़ता, हाथों को कुछ उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज़ हवा में आराम से तैर रही है। तो वहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन चूंकि कुछ काम नहीं करना पड़ता मसल्स को, बोन्स को, तो धीरे धीरे मसल लॉस होने लगता है, बोन लॉस होने लगता है, और लॉन्ग टर्म डैमेजेज हो सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डैमेजेज हो सकते हैं, बॉडी में डिसओरिएंटेशन हो सकता है। और यही कारण है कि जब लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स रह करके, स्पेस से रह करके वापस धरती पे आते हैं तो फिर उनको चलने में तकलीफ होने लगती है, खड़े होने में तकलीफ होने लगती है, और घूमने में तकलीफ होने लगती है। इनफैक्ट आँखों को मैनेज करने में भी, आँखों को सही डायरेक्शन में देख करके वॉक करने में तकलीफ होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस माइक्रो ग्रेविटी। तो ये है प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइक्रो ग्रेविटी, और इसी कारण से एस्ट्रोनॉट्स 2-3 महीने में वापस आ जाते हैं। और 2-3 महीने में जब आते हैं तो 1-2 दिन तक चलने में तकलीफ होती है, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। लंबे समय तक रह लेंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। दूसरा है द प्रॉब्लम ऑफ सोलर रेडिएशंस। तो देखो, सन से बहुत सारे हाई एनर्जी रेडिएशंस निकलते रहते हैं। ये जो रेडिएशंस होते हैं दे आर चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज पार्टिकल्स, एटॉमिक न्यूक्लियस जिसको अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, ये दी चार्ज पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम सन, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। अब ये जो सोलर रेडिएशन है हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ये अगर ये सोलर रेडिएशन किसी के भी ऊपर पड़ता है तो उसको कैंसर हो सकता है, लंबे समय तक अगर पड़ता है तो न्यूरोलॉजिकल डैमेजेज हो सकते हैं। तो सन पे देखो होता क्या है कि सन के अंदर तो आपको पता है फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है इस तरीके से, हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता रहता है। उस प्रोसेस से बहुत एनर्जी निकलती है। जब बहुत एनर्जी निकलती है तो कुछ हाइड्रोजन या हीलियम टूट जाते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स में या अल्फा पार्टिकल्स में, और वो जो ब्रोकन पार्टिकल्स हैं, वो जो आयंस हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर कि फिर वो सन के सरफेस को छोड़ करके एस्केप करने लगते हैं। और यही जो फास्ट मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं,
इन्हीं को हम लोग कहते हैं सोलर रेडिएशन। सो फ्यूजन रिएक्शन होता है इनसाइड द सन, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी। एक्सेसिव एनर्जी कॉजेज सम ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेज टू ब्रेक इनटू आयंस, चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दे लीव, इतनी एनर्जी मिल गई गर्मी के कारण कि दे लीव द सोलर रीजन एंड दे स्टार्ट मूविंग इन द यूनिवर्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। और फिर इसके सामने अगर कोई भी आ जाता है तो उसके बॉडी को तो डैमेज होगा ही होगा। इनफैक्ट नज़दीक आ जाएगा तो जल ही जाएगा, लेकिन दूर तक भी अगर ये सोलर रेडिएशंस हमारी बॉडी पे गिरते हैं तो इट कैन कॉज कैंसर और न्यूरोलॉजिकल डैमेज। तो ये हैं सोलर रेडिएशंस, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल्स एट ए स्पीड ऑफ लाइट। अब होता क्या है कि नॉर्मली जब हम धरती पे रहते हैं, हमारे अर्थ पे ये सोलर रेडिएशन ज़्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे अर्थ का, दैट एक्ट्स लाइक ए शील्ड, और वो हमें इन सोलर रेडिएशन से बचा लेता है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे सोलर रेडिएशन से बचा सकता है, ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से आपको अच्छे से पता चल पाएगा। ये हमारा अर्थ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक शील्ड की तरह काम करेंगी। बाहर से देखो सोलर रेडिएशन आ रहा है इस तरीके से, और सोलर रेडिएशन को ये रोक देता है, डिफ्लेक्ट करा देता है। उस चक्कर में ये भी थोड़ा सा एक बार के लिए ख़त्म होता है, लेकिन ये वापस से रीजनरेट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और सोलर रेडिएशन को लेकिन हमारे अर्थ सरफेस पे आने नहीं दिया, बहुत हद तक ये अवॉइड करा देता है मैग्नेटिक फील्ड, और इसी कारण से हम लोग धरती पे तो बच जाते हैं इन सोलर रेडिएशन से। लेकिन ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे, जब ये स्पेस में जाते हैं तो इनको कुछ ना कुछ सोलर रेडिएशन एक्सपोजर जरूर मिल जाता है। डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर हैविंग स्पेस सूट, ये थोड़ा बहुत सोलर रेडिएशन इनके ऊपर जरूर पड़ते हैं, जिस कारण से इनको लॉन्ग टर्म बॉडी डैमेजेज हो सकते हैं, कैंसर इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेजेज हो सकते हैं। तो ये दो मेन कारण जिस कारण से एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक स्पेस में नहीं रहते। तो अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। करंट न्यूज़ ये है कि नासा ने एक नया मिशन शुरू किया है जिसमें लगभग 128 स्क्विड्स आपको पता है छोटी छोटी मछलियां होती हैं, 128 स्क्विड्स और लगभग 5000 टार्डीग्रेड्स, एक स्पेशल तरह के टार्डीग्रेड जिनको वाटर बियर कहते हैं। ये समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से दिखेंगे भी नहीं। तो इस तरह के 5000 टार्डीग्रेड्स या वाटर बियर्स को भेजा जाएगा, काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको भेजा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। क्यों भेजा जाएगा इनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में? इनको वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी में रखा जाएगा, सोलर रेडिएशन से एक्सपोज कराया जाएगा लंबे समय तक, और फिर स्टडी की जाएगी कि इनके बॉडी के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उसकी मदद से टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक स्पेस में रह पाएँ। तो ये तो हो गई साइंस एंड टेक की बातें। अभी इसी न्यूज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एथिक्स पेपर में भी। एथिक्स पेपर में सवाल पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछ भी चुका है यूपीएससी में, कि ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि कैसे ह्यूमन नेचर सेल्फिश है। हम इन बेचारों को जा करके देखो सेक्रीफाइस करा रहे हैं, इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, इनकी जान की भी तो कीमत है, लेकिन हम इनको जा करके जला रहे हैं रेडिएशंस में, इनको हम जा करके यहाँ पे माइक्रोग्रेविटी में रख के देख रहे हैं कि अच्छा इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। उसके अलावा ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ऑफ साइंस, जो साइंस है इसका हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिसका फ़ायदा बस हमें मिले, बाकियों को इससे नुकसान हो तो हो। सो दो चीज़ों में अगर कभी सवाल आ जाए एथिक्स पेपर में कि द साइंस इज हैविंग ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच या फिर सेल्फिश नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, वहाँ पे आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिख सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about sanitary napkins essential for flood relief item. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam governance point of view, and ideas discussed here is also useful for essay or paper 2 Indian society. तो करंट न्यूज़ क्या है पहले वो देखते हैं। छोटा सा न्यूज़ है, आसाम सरकार ने फैसला लिया है कि जो फ्लड रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाता है ड्यूरिंग फ्लड्स, आपको तो पता है हर साल फ्लड आते हैं, फिर फ्लड कैंप्स बनाए जाते हैं, फ्लड कैंप्स में लोगों को फ्लड रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जाता है। उन फ्लड रिलीफ मटेरियल में सैनिटरी नैपकिन्स को इंक्लूड किया जाएगा इन मैंडेटरी मैनर, मतलब ये फॉर्मली ऑफिशियली अब सैनिटरी नैपकिन्स भी फ्लड रिलीफ कंपोनेंट का हिस्सा होगा। तो ये डिसीजन लिया है असम सरकार ने आफ्टर लॉन्ग कैंपेन रन बाय अ वुमेन एक्टिविस्ट मयूरी भट्टाचार्य जी। तो ये नाम याद कर लो, खासकर एपीएससी एस्पिरेंट्स, विमेन इशूज़ पे कभी सवाल आ जाए
तो विमेन एक्टिविस्ट में आप मयूरी भट्टाचार्य जी का नाम लिख सकते हैं। शी रैन अ लॉन्ग कैंपेन इन ऑर्डर टू एंश्योर सैनिटरी नैपकिन्स टू वुमेन हु आर अफेक्टेड विथ फ्लड्स। अब इसका मेंस में इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं, मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेंस में आप इंडियन सोसाइटी में लिख सकते हैं कि देखिए, जो दिस पर्टिकुलर इवेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्पेसिफिक गवर्नेंस। इनफैक्ट जो हमारे समाज में मेल्स या फीमेल्स हैं मेनली, इनके रिक्वायरमेंट्स, सम ऑफ द बेसिक नीड्स आर डिफरेंट। उनकी जो बेसिक ज़रूरतें, कुछ बेसिक ज़रूरतें वो तो कॉमन है, खाना पीना रहना घर, लेकिन कुछ बेसिक नीड्स अलग हैं। और जो हमारी सरकारें हैं, दे नीड टू बी सेंसिटिव इनफ टू रिकॉग्नाइज सच बेसिक नीड्स। द चैलेंज इज और द डिफ़िकल्टी इज कि ज़्यादातर जो लेजिस्लेटर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, दे आर मेल, और इस कारण से जो विमेन स्पेसिफिक नीड्स हैं दे ऑफन गेट नेग्लेक्टेड इन गवर्नेंस। बेस्ट एग्जांपल ये सैनिटरी नैपकिन, ये कितना बेसिक नीड है आप सोचिए, और इसको इतने लंबे कैंपेन के बाद अब जाकर के असम सरकार ने इंक्लूड किया है। तो दैट मीन्स कि जो गवर्नेंस हिस्सा था, जो गवर्नेंस एस्पेक्ट में विमेन स्पेसिफिक नीड्स कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड द मिनिस्टर्स आर मेल्स। सो ये आप आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं इफ ए क्वेश्चन कम्स रिगार्डिंग रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। आप लिख सकते हैं कि अ वुमेन लीडर कैन बेस्ट अंडरस्टैंड द एसेंशियली विमेन इशूज लाइक पीरियड्स एंड ऑल दैट। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियड पॉवर्टी। ये देख लो, इसके डाटाज आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, एस्से में खासकर विमेन पे अगर एस्से आ जाता है, और विमेन पे एस्से आता ही आता है, आपको लिखना है। देखिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, only 12% menstruating women in India have exposure to a proper period products, जो भी sanitary napkins वगैरह हैं। 88% of them are still having largely dependent on unsafe homemade materials। और इस कारण से होता क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पीरियड पॉवर्टी, इसी को कहा गया पीरियड पॉवर्टी। तो ये टर्म का भी इस्तेमाल करना आंसर राइटिंग में। पीरियड पॉवर्टी इज अ फिनोमिना वेयर मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन डू नॉट हैव एक्सेसिबिलिटी टू सेफ सैनिटरी नैपकिन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक और डाटा रिलीज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कि लगभग 20% गर्ल्स ड्रॉप आउट ड्यूरिंग द स्कूल एज हैपन्स बिकॉज ऑफ menstruation. The moment menstruation cycle starts, since they do not have accessibility to safe sanitary napkins, they decide to drop out of school. तो भारत सरकार को ये जो पीरियड्स पॉवर्टी का चैलेंज है, इसको पहले टैकल करना होगा इफ़ दे वांट टू इंक्रीज लिटरेसी अमंगस्ट वुमेन। ये भी एक आप समझ लीजिए कि ये जो जेंडर स्पेसिफिक नीड है, ये कहीं ना कहीं भारत सरकार मिस कर रही है। हर चीज़ के लिए कानून लेकर के आए, हर चीज़ के लिए सर्व शिक्षा अभियान लेकर के आए, नई नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, बट पीरियड पॉवर्टी इन द स्कूल नीड्स टू बी टैकल्ड। अगर गर्ल चाइल्ड का अटेंडेंस आपको बढ़ाना है और कंटिन्यूटी इन द क्लासेस आपको बढ़ाना है, ड्रॉप आउट रेट घटाना है तो। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 241 to 245. Topic number 241 is about International Energy Agency. इसको बनाया गया था 1973-74 में, जब ऑयल क्राइसिस हो गया था, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। जब मेजर ऑयल सप्लाई करने वाले कंट्री जो वेस्ट एशिया के, उन्होंने एक बार के लिए ऑयल सप्लाई को रोक दिया था। उसके बाद से इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है IEA। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए द कंट्री मस्ट बी मेंबर ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज़। OECD मेंबर होना मस्ट है। अगर IEA का मेंबर आपको बनना है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर होना जरूरी है। ठीक है जी। और इसमें नियम क्या इन्होंने बनाया, जब इन्होंने देख लिया 1973-74 में कि अरे ये वेस्ट एशियन कंट्री जब चाहे ऑयल सप्लाई रोक देंगे, फिर हमारे पास तो एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी, तो फिर इन्होंने नियम क्या बनाया IEA के मेंबरशिप के अंतर्गत कि हर एक इस ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मेंबर अपने जो भी ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका 90 दिनों तक का ऑयल रिक्वायरमेंट वो एक्स्ट्रा रिजर्व में रखेगा। सो OECD के कंट्री जो हैं वो इसके मेंबर हैं, जबकि कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, दे आर एसोसिएट कंट्रीज बट नॉट ए परमानेंट कंट्रीज। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 241. टॉपिक नंबर 242 is about Asia Pacific Trade Agreement. It was previously known as Bangkok Agreement. It is a preferential trade agreement that aims at promoting intra-regional trade through exchange of mutually agreed concessions by member countries. Its current members are Bangladesh, China, India, Korea, Laos, Sri Lanka and Mongolia.
It recognizes special needs of LDC countries and calls to concentrate preferential measures in their favor. It was signed in 1975. So in that way, it becomes the oldest preferential trade agreement between developing countries. Please attempt this question based on topic number 242. टॉपिक नंबर 243 इज अबाउट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट. ये BIS वही है जहाँ पे बेसल नॉर्म्स सेट होते हैं. तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1930. इट इज़ ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव अराउंड 95% ऑफ वर्ल्ड GDP. इट्स ऑफिस इज इन बेसल स्विट्जरलैंड. इसके अलावा 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी हैं या एसोसिएट ऑफिस भी हैं हांगकॉन्ग में और मैक्सिको में. इस BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंदर एक कमेटी है, बैंकिंग कमेटी ऑन बैंक सुपरविजन, BCBS. यही कमेटी बेसल नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करती है. बेसल नॉर्म का पर्पस तो आपको पता ही है. इट इज अ प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग दैट फोकसेस ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 243. टॉपिक नंबर 244 इज अबाउट इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. इट इज एन ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज और सी ऑफ 1982. So all parties that are member of United Nations Conventions on Laws of Sea are automatically member of ISA as well, International Seabed Authority. इसमें होता क्या है देखिए, UNCLOS जो आपको पता है ना कि 200 नॉटिकल माइल्स जो EEZ वाला एरिया, उसके बाहर के एरिया से कोई भी कंट्री मिनरल्स वगैरह नहीं निकाल सकता, हाई सी से मिनरल नहीं निकाल सकता. उसी को कहा जाता है, हाई सी के नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सी बेड. तो अगर सी बेड से अगर मिनरल्स वगैरह निकालने हैं तो स्पेशल परमिशन लेना होगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से. यही है काम इस ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. आप 200 नॉटिकल माइल्स तक तो जो निकालना है निकालिए, उसके बाहर का अगर आपको कुछ निकालना है तो आप पहले इस ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लीजिए, फिर जाकर के आप निकाल सकते हैं. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 244. टॉपिक नंबर 245 इज अबाउट फाइनेंशियल टास्क फोर्स. आपको तो पता है इट वर्क्स इन मेनली 2 डायरेक्शन के, टेरर फाइनेंसिंग को रोके और मनी लॉन्ड्रिंग को रोके. कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिसिस में. इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट एम टू प्रिवेंट दिस इलीगल एक्टिविटीज़. इसमें इंडिया, चाइना, टर्की ये सब मेंबर है. देखो जो ब्लू कलर से जो भी रिप्रेजेंट किए गए सब मेंबर हैं. तो ज़्यादातर देखो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, बाकी सब इसके मेंबर हैं लगभग. पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखना. पाकिस्तान से रिलेटेड FATF पे सवाल आ सकता है क्योंकि उस पर बार बार प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है. श्रीलंका इसका मेंबर है. प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 245. This is the answer of question number 236 to 240 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिया था उसका आंसर देख लेते. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी established under Environment Protection Act of 1986. Correct answer will be option D. Which of the following statements are true about Aichi targets? They were adopted under Cartagena Protocol. The statement is wrong because they were adopted under Nagoya Protocol. Almost all targets have been fulfilled by 2020. This is wrong. Almost no target has been fulfilled by 2020. So the correct answer is option D again. Which of the following has longest border with Assam? So correct answer will be option C, Meghalaya. That's all from our side for today. Thanks for watching.